और अब खबरें तफसील से। दफा 370 की मनसूखी के बाद आज 12वें रोज भी वादी कश्मीर में लगातार बंदिशें नाफिज हैं। इस दौरान मजमूई तौर पर हालात काबू में ही रहे। जुमे के पेश नज़र शहर खास नौहट्टा जैसे हसास इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस को भारी तादाद में तैनात किया गया था। हसास मकामात में दाखिली और खारजी रास्तों को सील कर दिया गया था। इस दौरान सिविल लाइन्स इलाकों में पाबंदियों में नरमी बरती गई। मरीजों और इमरजेंसी सर्विसेज के सिलसिले में गाड़ियों की नकल हमल की इजाज़त दी जा रही थी। जामा मस्जिद श्रीनगर में आज नमाज जुमा अदा नहीं हो पाई। लोगों ने ताहम दीगर मसाजिद में नमाज जुमा अदा की। मौसलाती निज़ाम लगातार ठप है। इससे मकामी लोगों को दिक्कतें पेश आ रही हैं। उधर मेन स्ट्रीम और कुछ हुर्रियत लीडरान मुसलसल या तो घरों में नज़रबंद हैं या फिर हिरासत में लिए गए हैं। जिला करगिल में हुकूमत की जानिब से लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा देने के फैसले के खिलाफ मुकम्मल हड़ताल रही। जॉइंट एक्शन कमेटी करगिल की जानिब से हड़ताल की कॉल दी गई थी। इस दौरान तमाम कारोबारी इदारे और सरकारी दफातर बंद रहे। सिर्फ तिब्बी और दीगर इमरजेंसी सर्विसेज को ही आने जाने की इजाज़त दी जा रही थी। इस बीच नमाज जुमा पुरअमन तरीके से अदा की गई। ख्याल है कि करगिल के अवाम लद्दाख को यूटी का दर्जा मिलने से नाराज हैं। जॉइंट एक्शन कमेटी करगिल की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस मौके पर उन्होंने हड़ताल की कॉल वापस लेने का ऐलान किया। डीसी करगिल बसीरुल हक चौधरी की जानिब से अपील के बाद जेएससी ने हड़ताल की कॉल वापस लेते हुए इस बात पर इत्तेफाक किया कि वो अगले ऐलान तक हड़ताल मुलतवी करेंगे। उन्होंने कल या इसके बाद मामले पर चीफ सेक्रेटरी के साथ मुलाकात करने की डीसी से दरख्वास्त की। जेएससी ने कहा कि वो अपनी रिजर्वेशन, अराजी और दीगर मामलात चीफ सेक्रेटरी के साथ उठाएंगे। इसके बाद ही हड़ताल के बारे में कोई लाहेअमल तय किया जाएगा। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने वादी कश्मीर में पीर से बंदिशों में नरमी बरतने का फैसला किया है। इसके साथ साथ स्कूल खोलने और मौसलाती निज़ाम को बहाल करने का भी फैसला किया गया है। ये ऐलान आज जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम ने श्रीनगर के मीडिया सेंटर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। BVR सुब्रमण्यम ने कई अफराद की एहतियाती हिरासत के मामले पर जायजा लेने की बात भी कही। ताहम मेन स्ट्रीम सियासी लीडरान की रिहाई के हवाले से पूछे गए सवाल को उन्होंने नजरअंदाज किया। BVR सुब्रमण्यम ने कहा कि BSNL की लैंडलाइन खदमात आज रात से बहाल की जाएगी और कल तक तमाम लैंडलाइंस कारकर्द होंगी। चीफ सेक्रेटरी सुब्रमण्यम ने 12 रोज तक बंदिशें नाफिज रखने के इंतजामिया के फैसले को सही करार देते हुए कहा कि मिलिटेंट ग्रुप्स की जानिब से बड़े हमलों का खदशा जाहिर किया जा रहा था। काबिल जिक्र बात है कि न्यूज़ 18 उर्दू ने आज दोपहर 12 बजे ही स्कूलों के खोले जाने और पाबंदियों में नरमी बरतने की खबर दिखाई थी। As things stand today, 12 of the 22 districts are functioning normally with some limited restrictions in 5 of these. The measures put in place have ensured that there has been not a single loss of life. I repeat, there has not been a single loss of life or serious injuries to anyone during the course of maintaining peace and order. We have prevented any loss of human life despite concerted efforts by terrorist organizations, radical groups, and continuing efforts by Pakistan to destabilize the situation. Keeping in view the evolving situation, as well as the cooperation of the people in maintaining peace, we are now taking measures to ease the restrictions in a gradual, calibrated manner. After today's Friday prayers, which the immediate reports have gone off quite peacefully right through the state, there would be an easing of restrictions in the next few days in an orderly way. Schools will be opened after the weekend, area-wise, so that children's studies do not suffer. As movement restrictions are removed, area by area, movement of public transport will be allowed in these areas.
Government offices have been made fully functional from today, and the attendance in many offices is quite high. Telecom connectivity, which has been a point of sore concern, will gradually be eased and restored in a phased manner, keeping in mind the constant threat posed by terrorist organizations in using mobile connectivity to organize terror actions. Preventive detentions are being continuously reviewed, and appropriate decisions will be made based on law and order assessments. It is expected that over the next few days, as the restrictions get eased, life in Jammu and Kashmir will become completely normal. This is already visible on the roads to most of you, as the roads are full of regular traffic, and we expect to see it increase in the coming few days. The government appreciates that it is the cooperation of the people of Jammu and Kashmir that is critical to help maintaining peace and public order. Its focus is on the earliest return to normalcy, while ensuring that terrorist forces are given no opportunity to wreak havoc as in the past. Most of you have seen the events of 2008, 10 and 16. What happened then and what has happened now. There has been not a single loss of life, and it is to the credit of the people of the state and the government and the security forces that they have managed to get over the situation very quietly with utmost calm and no loss of civilian life. What is being propagated from across the border is apparent to all, and there is certainly an attempt to ensure that peace and calm in the state are disturbed. The people of the state have been the biggest victims of all this, and my statement actually says everything. Okay, since you asked me about telephone lines, you will see a gradual restoration from tonight and tomorrow onwards. You will find a lot of Srinagar functioning tomorrow morning. BSNL takes a couple of hours to get back to action. Exchange by exchange, they will be switching it on. Over the weekend, you will have most of these lines functional. I'll stop there. तो चीफ सेक्रेटरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और वादी के हालात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे शब्बीर मीर। शब्बीर, अगरचे लैंडलाइन खुलने की बात भी की गई है, मगर सबसे पहले हम स्कूलों के खुलने की बात करेंगे। तो जैसा कि न्यूज़ 18 उर्दू ने सबसे पहले स्कूलों के खुलने की खबर मंजर आम पर लाई थी और हुकूमत ने भी यह फैसला कर ही लिया है, तो ऐसे में मौजूदा हालात के चलते किस तरह मुमकिन बनाया जा सकता है स्कूलों को चालू करना और अमले का स्कूल तक पहुंचना? शब्बीर, तो ऐसे में मौजूदा हालात के चलते किस तरह मुमकिन बनाया जा सकता है स्कूलों को चालू करना और अमले का स्कूल तक पहुंचना? जिलानी, जैसा कि आपने खुद कहा कि हमने आज 12 बजे ये ब्रेक किया था, न्यूज़ ब्रेक कर दिया था कि एक तो रिस्ट्रिक्शंस में ईज़ की जाएगी और स्कूलों पे फैसला हो गया है कि सोमवार से इनको खोला जाएगा। जो हमारे पास इतलात ये हैं, हालांकि चीफ सेक्रेटरी ने इसका खुलासा नहीं किया कि किस तरह किया जाएगा, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि इलाकावार यानी एरिया वाइज जिस इलाके में बंदिशों में नरमी की जाएगी उसी इलाके में स्कूल खोले जाएंगे। लेकिन हमें जो इतलात मिली है, ज़ाहिर सी बात है ये शहरों में मुमकिन नहीं है। यहाँ प्राइवेट स्कूल्स हैं और प्राइवेट स्कूल्स में कई इलाकों से बच्चे आते हैं, तो एक इलाके के बच्चे वहाँ आते नहीं हैं। तो जाहिर सी बात है हमें जो इतलात मिली है वो ये है कि ये देही इलाकों में स्कूल्स खोलने की कोशिश की जाएगी। देही इलाकों से ये काम शुरू किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे एक तो गवर्नमेंट स्कूल रहते हैं और एक इलाके के गवर्नमेंट स्कूल में उसी इलाके के तालिब इल्म वहाँ तालीम हासिल करते हैं, तो ये काम वहीं से शुरू किया जा सकता है। और फिर गवर्नमेंट ये उम्मीद करती है कि अगर गाँव से ये शुरू अमल किया जाए तो आहिस्ता आहिस्ता इसको फिर बाकी इलाकों तक इसमें तोसी दी जाएगी और इस तरह ये एक नॉर्मलसी की तरफ कोशिश जो की जा रही है बढ़ने की, वो शुरू हो जाएगी। जी शब्बीर, लैंडलाइन फोन की खिदमत बहाल करने की बात की गई है, कितनी राहत मिल सकती है इससे लोगों को, और मोबाइल फोन कब तक बहाल होने की तवक्को है? मोबाइल फोन कब तक बहाल होने की तवक्को है? जिलानी, बहुत बड़ी राहत। हालांकि ये भी जानते हैं हम कि अब लैंडलाइंस बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, क्योंकि जब से मोबाइल फ़ोन आए तब से लोगों ने लैंडलाइन फ़ोन कई
अक्सर मैं कहूँगा अक्सर लोग लैंडलाइंस भूल गए, लेकिन आज की तारीख में जब लोगों के पास कोई भी ज़रिया नहीं है खबर का, अगर लैंडलाइंस ही खुल जाती हैं तो ये बहुत राहत होगी। कम से कम अगर एक मोहल्ले में किसी के पास लैंडलाइन है, अपने जो अजीज़ व अकारिब है उनकी खबर उनको मिल सकती है। लेकिन मोबाइल्स के बारे में जो हमें इंडिया मिला, साफ इंडिया ये मिला कि मोबाइल्स के फ़िलहाल जल्दी खुलने के इम्कानात नहीं है, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी ने साफ बताया कि मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल लश्कर, जैश मोहम्मद और हिज़्ब जैसी तंजीमें करती हैं अपनी कार्रवाइयों के लिए। तो वहाँ से साफ इंडिया ये मिलता है कि मोबाइल फ़ोन्स फ़िलहाल खोले नहीं जाएंगे। हाँ, लैंडलाइंस के बारे में उन्होंने साफ कर दिया कि श्रीनगर में या बाकी इलाकों में इन्हें मरहलावार तरीकों से इन्हें खोल दिया जाएगा। अगर हम बात करें शब्बीर, जो अभी ब्रॉडबैंड और इंटरनेट की अगर हम बात करें तो इसके लिए क्या कुछ इम्कानात नजर आ रहे हैं? उससे राहत मिलेगी, मुझे लगता है बहुत राहत इससे मिल सकती है। अगर हम बात करें तो इसके लिए क्या कुछ इम्कानात नजर आ रहे हैं? जिलानी में फिर सुनना चाहूंगा आप क्या पूछ रहे थे। ब्रॉडबैंड और इंटरनेट भी जो है बहाल नहीं हुआ है, तो इस बारे में क्या कोई जानकारी है? इसको कम से कम खोला जाए। फिलहाल हमें इतना बता दिया गया कि लैंडलाइंस आज रात से मरहलावार आहिस्ता आहिस्ता खोलनी शुरू की जाएगी। बाकी मोबाइल्स और किस बारे में तो इंडिया, मैंने आपको बताया कि शायद फिलहाल कोई इम्कान नहीं है। ब्रॉडबैंड या इंटरनेट, इसका फिलहाल कोई जिक्र नहीं है और इस पे कोई बात नहीं की गई। ठीक। शबीर, आज जुमा भी था और हालात मजमूई तौर पर पुरअमन ही है। ईद और यौम आज़ादी भी ये जो है मजमूई तौर पर पुरअमन ही रहे, तो ऐसे में क्या कहा जा सकता है कि इंतजामिया रियासत में हालात से बेहतर तरीके से निपटने में कामयाब ही रही है? चीफ सेक्रेटरी ने भी जिक्र किया कि कोई जानी नुकसान नहीं होने दिया गया। तो ऐसे में क्या कहा जा सकता है कि जिलानी, ये बात बिल्कुल सही है। चीफ सेक्रेटरी ने इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अगर आप उन्होंने मुवाजना किया 2016, 2010 और 2008 का, उस दौर में जितनी यहाँ पे सिविलियन किलिंग्स हुई, उन्होंने कहा कि अब की बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और इसकी शाबाशी उन्होंने लोगों को भी दी और इसकी शाबाशी सिक्योरिटी एजेंसियों को भी दी। उन्होंने कहा कि इस तरह के इंतजाम किए गए थे कि अब की बार किसी सिविलियन की किलिंग नहीं हुई। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई लोगों को यहाँ पे हिरासत में लिया गया है, जिनमें जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ के लीडर भी हैं, कुछ समाजी कारकुन भी हैं। आज भी जो कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक वफद मिला था डिविजनल कमिश्नर से और उनसे ये अपील की कि जो बिज़नेस कम्युनिटी से कुछ लोग ये किए गए हैं या समाजी तंजीमों के कुछ लोग जिनको हिरासत में लिया गया है, उसके बारे में हमने पूछा था। तो जो चीफ सेक्रेटरी हैं तो उन्होंने साफ कहा कि कुछ केसों पे वो नज़रसानी करेंगी, जो हिरासत में लिए गए हैं उन पे नज़रसानी की जाएगी और बाद में उन पे फैसला किया जाएगा। जहां तक जो पॉलिटिकल डेटिनीज हैं, यानी जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ के लीडर हैं, मुझे नहीं लगता कि जल्द ही उनको रिहा किया जाएगा। हाँ, कुछ समाजी कारकुनों को या ऐसे लोगों के जिन पे कोई ख़ास केस नहीं बनता, क्योंकि जो एडीजीपी हैं उन्होंने भी 2 दिन पहले ये कहा था कि जिनका कोई हिस्ट्री नहीं होगी और उनके केसों की नज़रसानी करके उनको रिहा किया जाएगा। मगर मुझे लगता है कि ये बहुत धीरे धीरे तरतीबवार तरीके से काफ़ी नज़रसानी के बाद किया जाएगा। और आज भी चीफ सेक्रेटरी ने साफ ये कहा कि इन केसों पे ये ख्याल में रखा जाएगा कि अमन कानून पे इस पे कोई गजब ना पहुंचे, कोई मुश्किलात ना हो। जिलानी जी। शबीर, ठीक है, हालात पर अमन है, सब कुछ ठीक ठाक अभी तक चल रहा है, लेकिन हम आम लोगों की ज़रूरियात की बात करें, उनकी अशिया ज़रूरिया की बात करें, जिसमें सब्जी है, दूध है और ग़िज़ाई अशिया की बात करें, तो क्या ये इंतज़ामात ठीक ठाक चल रहे हैं? लोगों को किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? आपकी कुछ लोगों से भी बात हुई, क्या कहना है लोगों का उनकी अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को लेकर?
देखिए जिलानी, पहले 3-4 दिन जो गुजरे वो लोगों पे काफी मुश्किल गुजरे, क्योंकि बंदिशें बहुत सख्त थी, कर्फ्यू का सा समा था पूरा जी। बंदिशें सख्त थी, कर्फ्यू का सा समा था, लोगों को काफी मुश्किलात दरपेश आई पहले एक हफ्ते में। फिर आहिस्ता आहिस्ता सिविल लाइंस एरियाज में बंदिशों में नरमी लाई गई कुछ इलाकों में। हालांकि डाउनटाउन में अभी लोगों को मुश्किलात दरपेश हैं, क्योंकि वो इलाका है, आप जानते हैं कि वहाँ पे बंदिशें सख्त रहती हैं, उस इलाके में लोगों को काफ़ी मुश्किलात हैं। लेकिन जो सिविल लाइंस का इलाका है वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता बंदिशों को नर्म किया जा रहा है। एक्चुअली गवर्नमेंट चाहती है कि अभी तक गवर्नमेंट को ये असेसमेंट नहीं हो पाई है कि आखिर किस तरह का रिएक्शन लोगों का रहेगा, क्योंकि इन दिनों में सिवाय कुछ पथराव के कुछ वाकयात हुए, कुछ वाकयात को छोड़ के कोई ऐसा बड़ा वाकया पेश नहीं आया। तो गवर्नमेंट तरतीबवार तरीके से, जो चीफ सेक्रेटरी बता रहे थे, कि आहिस्ता आहिस्ता वो इस नरमी लाकर ये देखना चाहते हैं। जैसे सिविल लाइंस, आपने सप्लाईज की बात की, तो इस तरह की कोई बड़ी शिकायत पिछले एक हफ्ते से नहीं मिली। सप्लाईज गवर्नमेंट के पास थी, क्योंकि पहले से प्लानिंग की गई थी। एक जो 370 को मनसूख करने का फैसला था, कलादम करने का फैसला था, या 35A को कलादम करने का फैसला था, ये बहुत पहले लिया गया था। इसके पूरे अरेंजमेंट्स किए गए थे, वो हमें सड़कों पे बाद में मालूम हुए। क्योंकि अब की बार जो, जैसे चीफ सेक्रेटरी कह रहे थे कि कोई किसी को जानी नुकसान नहीं हुआ, वो एक प्लानिंग के साथ इस तरह किया गया था कि लोगों को पहले एक इन्फॉर्मेशन दी गई, एक इन्फॉर्मेशन डेलिबरेटली लीक की गई कि कोई बड़ा फैसला आने वाला है। लोगों ने कई सारी चीज़ें स्टोर कर ली, और बाकी जो थी चीज़ें वो पहले स्टोर की गई थी। मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी इस बारे में, सप्लाईज के बारे में कोई बड़ी मुश्किल लोगों को दरपेश आई। हाँ, जो मवासलाती निज़ाम पूरा ठप था, बहुत परेशान लोग रहे, बंदिशों की वजह से लोग ज़्यादातर घरों में ही रहे। पहले एक हफ्ता बहुत ज़्यादा मुश्किलें थी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सिविल लाइंस और कुछ और इलाकों में बंदिशों को मरहलावार ईज़ कर दिया गया, तो काफ़ी राहत, आज काफ़ी राहत थी। हाँ, अभी निजी ट्रांसपोर्ट ही, आप खाली प्राइवेट गाड़ियों को देखेंगे। अब गवर्नमेंट का चैलेंज ये है कि वो कहते हैं कि हम नॉर्मलसी की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, चीफ सेक्रेटरी ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये साफ कर दिया कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लाएंगे सड़कों पे। वो कैसे होगा, वो एक चैलेंज होगा, वो देखना होगा कि कैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों पे दौड़ती है। और बाकी फिर जो मेन मार्केट्स पूरे बंद हैं। बिल्कुल शब्बीर, बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर इस पूरी तफसीलात और पूरी जानकारी के लिए। आप देख रहे थे नाज़रीन, शब्बीर अमीर जैसा कि पूरी तफसीलात से आगाह किया। और एक अहम बात यह है कि इस बीच जैसा कि उन्होंने हवाला दिया चीफ सेक्रेटरी का कि आज रात से लैंडलाइन बहाल हो जाएगी, लेकिन इंटरनेट और मोबाइल दूर दूर तक इस बारे में कोई खबर अभी नहीं है, और मुश्किल ही है कि ये चीज़ें बहाल हों। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की दुख्तर इल्तिजा मुफ्ती ने वज़ीर दाखिला अमित शाह के नाम एक ख़त लिखा है। उन्होंने दफ़ा 370 हटाने के बाद कश्मीर में पैदाशुदा हालात, बंदिशों और सियासी लीडरान की हिरासत और गिरफ्तारी पर सख्त तशवीश का इजहार किया है। मुफ्ती ने लिखा कि वो ये समझने से कासिर हैं कि उन्हें क्यों घर में नज़रबंद रखा गया है। इल्तिजा ने लिखा कि इनकी वालिदा महबूबा मुफ्ती कई दीगर सियासी लीडरान के साथ ज़ेर हिरासत हैं। मुफ्ती ने कहा कि वो अपनी वालिदा और कश्मीर के लोगों की सलामती को लेकर फिक्रमंद है। उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोग खौफ के साए में जी रहे हैं। उन्होंने लिखा कि कश्मीरियों के हक में आवाज़ उठाना गुनाह नहीं है। रियासती कांग्रेस के सदर जी मीर को पुलिस ने जम्मू में उनके घर में नजरबंद कर दिया है। इससे कबल रियासती कांग्रेस के तर्जमान आला रविंद्र शर्मा का आज पुलिस ने एहतियाती तौर पर हिरासत में लिया। शर्मा को आज उस वक्त एहतियाती हिरासत में लिया गया जब वो पार्टी दफ्तर जम्मू में मीडिया से खिताब करने वाले थे। जो ही रविंद्र शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए वहां पहुंचे तो इस दौरान मकामी SHO ने उन्हें अपने दूसरे साथी नीरज गुप्ता समेत हिरासत में ले लिया। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर खुद जी मीर साहब मौजूद हैं। मीर साहब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका खैर मकदम है। आपको हिरासत में लिया गया है और इससे कबल आपकी पार्टी के तर्जुमान को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाजत नहीं दी गई। कैसे देखते हैं आप इस इक़दाम को?
मीर साहब। ये देखिए, पहले ही 3-4 तारीख को श्रीनगर में जब हम थे तब हाउस अरेस्ट डिक्लेयर किए थे। बाद में दिल्ली में जो मजबूरी थी पार्टी की, इसलिए दिल्ली मीटिंग में होके आए थे। तो ईद के दिन पर मैं जम्मू आया था जी, ये सोचकर कि गवर्नमेंट ने बाज़ाब्ता खुले दावा किया कि जम्मू में 144 उठा लिया, बाय एंड लार्ज नॉर्मल फंक्शनिंग थी। और आज ही चीफ सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं कि कश्मीर में भी हम सुधार रहे हैं और स्कूल खोल रहे हैं जी। और आज ही हमारे चीफ स्पोक्स पर्सन जो प्रेस को एड्रेस करने जा रहा था रिगार्डिंग ये जो 20 अगस्त को राजीव जी का बर्थ एनिवर्सरी होता है उसको लेकर जी, तो वहां जाकर अरेस्ट किया। उसके आधे घंटे के बाद में यहाँ मेरे जम्मू वाले घर पर आए और कहा कि यू आर अंडर हाउस अरेस्ट। तो एक तरफ उनके देश के सामने दावे है कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ नॉर्मलाइज हो रहा है और एक तरफ एक एक दिन में एक एक एक्टिविटी बढ़ा रहे हैं और नेशनल पार्टीज को, और जबकि कोई किसी किस्म का अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं, कोई एहतिजाज नहीं, कोई प्रोसेशन नहीं, कुछ नहीं, और उसके बावजूद जो आवाज है जिनको जमहूरी तरीके से अपनी बात रखने का हक है, उन आवाजों को दबाने का एक प्रयास है ये। जो जैसे आप सुन रहे हैं या देख रहे हैं कि पूरा जम्मू कश्मीर 70% तो अभी भी डार्कनेस में है, कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई चैनल नहीं वहां पर। और अब यहाँ जम्मू में भी अगर नॉर्मल तरीके से चीजें इम्प्रूव हो रही थी, ऐसे में सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज बंद करें और सिर्फ एक पार्टी के लिए मैदान खुला है, वो है रूलिंग पार्टी। तो दूसरे पार्टियों को 4 आदमियों को इकट्ठे होने पर भी पाबंदी है। तो ये तो जमहूरियत नहीं है ना जी। ये देश के लोगों को भी समझना चाहिए जिनको ये पिक्चर एक किस्म की पेश कर रहे हैं और यहाँ अंदर दूसरी पिक्चर डेवलप हो रही है। ठीक मीर साहब 2 साबिक वज़राए आला समेत कई दीगर मेन स्ट्रीम जो लीडरान भी ज़ेर हिरासत हैं। तो ऐसे में आपकी पार्टी का आगे क्या मंसूबा है और किस तरह की सरगर्मियां देखने को मिल सकती हैं पार्टी की जानिब से? नहीं, अभी तो देखो ना, जम्मू कश्मीर में हमारे सारे रैंक एंड फाइल तो ऑलरेडी हाउस अरेस्ट हैं या कई लोगों का पता भी नहीं है अरेस्ट कितने हैं, हाउस अरेस्ट कितने हैं। खासकर वैली, चिनाब वैली, पीर पंचाल साइड में तो कुछ भी नहीं अभी कम्युनिकेशन हो रहा है जी। कौन कहाँ पर है ये कुछ भी नहीं। थोड़ा बहुत ये जम्मू में टेलीफोन चलने के बाद में पता चल रहा था कि यहाँ पर कौन कौन हाउस अरेस्ट है, क्या है, तो हम उसी का अभी एग्जामिन कर रहे थे। और साथ में जो हमारी नेशनल एक्टिविटीज है उनके बारे में हम प्योरली अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को आगे बढ़ा रहे थे। अब उसमें भी अगर पाबंदी लगा दिया कि कोई एक्टिविटी अपोजिट पार्टीज खासकर कांग्रेस पार्टी न करने पाए, तो ये तो मैं जमहूरियत का हिस्सा नहीं मानता हूँ। ये तो सीधे मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी हो रहा है और बाहर देश के सामने दूसरी पिक्चर रखने की कोशिश करें। सारी मिशनरी लगी है कि देश में ये बताने के लिए कि एवरीथिंग इज नॉर्मल। तो ये तो आपके सामने मैं बता रहा हूँ जी मीर साहब जी। वही मैंने कहा, ये तो अब आगे की लायामल तो आगे पार्टी तय करेगी, मगर फिलहाल जो जम्मू कश्मीर की सिचुएशन है ओवरऑल वो नॉर्मल से बहुत दूर की बात है अभी। ठीक है मीर साहब, हालात जैसा कि आज चीफ सेक्रेटरी ने बताया नॉर्मल है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन कांग्रेस की अगर हम बात करें 370 हटाया गया, ठीक है, 35A हट गया है और हालात नॉर्मलसी की तरफ जा रहे हैं जिस तरह से बताया जा रहा है। कांग्रेस के कई लीडरों ने 370 के हटाने की तायद की, उसके हक में बात की। आप रियासती सदर हैं, अगर हम रियासती कांग्रेस की तौर पर आपसे पूछें तो रियासती कांग्रेस का नजरिया क्या है, क्या सोचती है कि 370 हटा ठीक ठाक है? एक ही फैसला नहीं है, 370 हटाने का ही फैसला नहीं। उस पर तो हमने पार्टी को मौक़िफ़ पहले ही दिया है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनडेमोक्रेटिक तरीके से हुआ है जो कुछ सब कुछ हुआ है। और उसके साथ साथ जो पूरी रियासत में बाय एंड लार्ज आम लोगों को जो परेशानी है वो ये है कि लोग यूटी से स्टेट की डिमांड रखते हैं और वाहिद जम्मू कश्मीर है जिसको स्टेट से आपने यूटी के लेवल पर नीचे ला दिया और उसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे कल, मतलब उस पर लोग चर्चा कर रहे हैं। अभी भले सब लोग बोल नहीं पा रहे हैं, यानी जो तरीका है सरकार का, जिस तरीके से हटाया है वो तरीका गलत है, लेकिन 370 हटना चाहिए था।
नहीं, वो हटाया जा सकता है, नहीं हटना चाहिए था, वो भी एक अलग डिबेट है जी। मगर फिलहाल सवाल है कि मतलब जिस तरीके से हटाया गया पूरे रियासत, लेकिन मीर साहब करण सिंह जो है उन्होंने कहा कि हम सरकार के फैसले को पूरी तरह से गलत तो नहीं ठहरा सकते, ये भी कहना है आपके सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के। उन्होंने एक 10 पैसे वाले फैसले को अप्रिशिएट किया तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं है जी। वो इतना ही पोर्शन है कि लेह को यूटी मिली, जो उनकी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी वो सड़कों पर थे, उसमें तो कोई ऐतराज कर नहीं रहा है कि लेह वाले अकेला एक डिस्ट्रिक्ट है जो यूटी की डिमांड हमेशा से करता आया है जी। वो कांग्रेस के सामने भी थी, वो बीजेपी के सामने भी थी और भी जितनी पार्टी थी, उन्होंने उस पोर्शन को अप्रिशिएट किया। बाकी जो उन्होंने कंटेंट दिया है अपनी लेटर में उसको शायद सारे मीडिया वाले उस तरह से पेश नहीं कर पा रहे हैं कि जो उन्होंने एज ए फर्स्ट एंड लास्ट सदरी रियासत जो अलार्मिंग सिचुएशन उसमें दी है उसको तो हम चर्चे में नहीं ला रहे। ठीक। तो अदरवाइज ही इज ए सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन ऑफ द स्टेट, उसने राजा महाराजा के कैपेसिटी में भी देखा है और उसके बाद 70 साल से जमहूरियत का वो विटनेस है। ठीक है, तो वो एक अलग एक स्टेट्समैन की तरह उसने लद्दाख के यूटी को अप्रिसिएशन किया है, बट जिस तरह से जम्मू और कश्मीर को डाउनग्रेड किया गया जी। तो ये तो इंडियन हिस्ट्री में कहीं मिसाल है ही नहीं ना, और उसी को लेकर यहाँ अंदर लोगों में भी ये गम गुस्सा है जी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अमीर साहब हमारे साथ तफसील से बात करने के लिए। तो नाज़रीन ये थे जी अमीर सदर जम्मू कश्मीर कांग्रेस से, जिन्होंने तफसील से गुफ्तगू की। सिर्फ सरकार के तरीक़ेकार जो था हटाने का उससे एतराज़ है। हमने हालांकि उनके कुछ लीडरों के हवाले भी दिए तो उन्होंने थोड़ा सा नज़रअंदाज भी किया, और साथ ही उन्होंने ये कहा कि करण सिंह ने सिर्फ एक पोर्शन एक हद तक जो है जो यूटी की बात की लद्दाख की उसके लिए उन्होंने बात कही है। तो आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। आज सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाए जाने के खिलाफ एक अर्जी पर समाअत हुई। कोर्ट की खुसूसी बेंच ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने इस मामले में कोई अहकाम जारी नहीं किए बल्कि अर्जी गुजार की सरजनिश की और दोबारा अर्जी दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि इस नामुकम्मल अर्जी को खारिज करने से दफा 370 हटाने से मुताल्लिक दीगर अर्जियों पर भी असर पड़ सकता है। अर्जी गुजार के वकील ने तरमीम शुदा अर्जी दाखिल करने के लिए थोड़ा वक्त मांगा है। वाज़ेह है कि अदालत ने कहा कि सरकार को हालात मामूल पर लाने के लिए मजीद वक्त मिलना चाहिए। आपको बता दें कि वकील एमएल शर्मा और कश्मीर टाइम्स की एग्जीक्यूटिव एडिटर अनुराधा भिसन ने अर्जी दाखिल की थी। वकील के मुताबिक ब्रॉडबैंड और लैंडलाइन खदमात जल्द शुरू करने की बात कही गई है। की जो श्रीनगर एडिशन है वो अखबार नहीं छप पा रही और मीडिया के ऊपर बहुत इतनी रिस्ट्रिक्शन है कि मीडिया का काम ठप हो गया है कश्मीर वैली में। ना तो रिपोर्टर अपना जाकर खबर ला सकते हैं, ना वहां पर अखबार प्रिंट हो पा रही है कश्मीर टाइम्स की श्रीनगर एडिशन। ये बातें हमने अदालत के सामने अनुराधा भसीन की याचिका के थ्रू रखी है कि जो भी हालात है उसमें मीडिया की फ्रीडम आज तक कभी नहीं रोकी गई। कश्मीर में मुश्किलात पहले भी आए हैं, 88 से लेके 2019 तक ये पहली बार है कि लैंडलाइन और प्रेस का मूवमेंट को पूरी तरह से ठप कर दिया गया है। इसलिए वहाँ पर एक इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट हो गया है, एक कम्युनिकेशन शटडाउन हो गया है, इसलिए हमने ये याचिका मूव करी थी। आर्टिकल 370 को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई करने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान याचिका दाखिल करने वाले वकील एमएल शर्मा से कहा कि इतने गंभीर मामले पर आप किस तरह की याचिका दाखिल किए हैं। इस याचिका में ना कोई साक्ष्य है और ना ही किसी भी हाईकोर्ट के पुराने आदेश का रेफरेंस है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर हम आपकी इस याचिका को खारिज करते हैं तो और जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं उन याचिकाओं पर इसका असर पड़ेगा, लिहाजा इस याचिका में सुधार किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी के बाद वकीलों ने अपनी याचिका में सुधार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा, लेकिन यह साफ है कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 35A को लेकर तमाम जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं उस पर सुनवाई करेगा। वहीं दूसरी याचिका जो फिलहाल कश्मीर टाइम्स की एग्जीक्यूटिव एडिटर की तरफ से दाखिल की गई है उस याचिका पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई सुनवाई नहीं की है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी करते हुए यह कहा है कि सरकार की कार्रवाई पर हमें भरोसा करना चाहिए।
कैमरामैन चंद्रदेव के साथ सुशील पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी राम माधव ने यकीन दिलाया कि मरकजी हुकूमत वादी कश्मीर में हालात को मामूल पर लाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। माधव ने कहा कि हुकूमत की तरजीह है कि वादी कश्मीर में किसी किस्म के तशद्दुद की इजाज़त न दी जाए, इसीलिए पाबंदियों का नफाज भी अमल में लाया गया है। उन्होंने वादी की आवाम से हालात को बेहतर बनाने में मदद देने की अपील की। इन पर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी निगरानी है। वहां हमारे सीनियर मोस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं। पूर्ण रूप से राज्य कश्मीर घाटी पूर्ण रूप से शांत है और ईद और स्वतंत्रता दिवस का उत्सव कल वैली में कई जगह अच्छी तरह संपन्न हुआ है। धीरे धीरे वैली में पूर्ण रूप से नॉर्मल से आ जाएगी और जो इस समय रिस्ट्रिक्शन है सब हटेंगे। जो 370 हटने के बाद जो कानून पूरे हिंदुस्तान में जिन जिन वर्गों के लिए लागू है वो सारे कानून ऑटोमेटिकली जम्मू कश्मीर को भी लागू होंगे। राम माधव ने कश्मीर की सूरत हाल को आलमी सतह पर उछालने के लिए पाकिस्तान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस तरह की कोशिशों से पाकिस्तान को कुछ हासिल नहीं होगा। भारत सरकार अधिकृत रूप से इस पे जो कुछ भी कहना है भारत सरकार और विदेश मंत्रालय आपको उत्तर देंगे। सर, पाकिस्तान की सारी भारतीय फिल्में बैन की गई हैं, क्रैकडाउन किया गया है भारतीय कल्चर पर, किस तरह देखते हैं? पाकिस्तान जिस रास्ते पे चल रहा है उसमें उन्हीं को नुकसान हो रहा है और दुनिया में एक लॉफिंग स्टॉक बनता जा रहा है पाकिस्तान। इससे भारत को कोई नुकसान नहीं है, खुद पाकिस्तान को ही नुकसान होगी। ये पाकिस्तान समझ लेना चाहिए। कश्मीर मसले को लेकर वो कश्मीरियों के साथ है, इसको किस तरह देखते हैं? कश्मीर के हर नागरिक, कश्मीर के सारे लोग भारत सरकार के इस निर्णय से खुश है। सब इस निर्णय का समर्थन कर रहे हैं। और लद्दाख के लेह जिला में जश्न आज़ादी के साथ साथ यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिलने पर भी जश्न का माहौल है। जगह जगह लोग जश्न के तौर पर गीत गाते हुए और रक्स करते देखे जा सकते हैं। उधर लद्दाख के मेंबर पार्लियामेंट जेटी नमग्याल यौम आज़ादी और लद्दाख को यूटी का दर्जा देने की खुशी और जश्न मनाने से खुद को नहीं रोक पाए। वो भी कौमी परचम लेकर लोगों के बीच नाचते गाते नजर आए। वादी कश्मीर के मौजूदा हालात के ताल्लुक से रियासत के सभी लोग फिक्रमंद हैं। मुख्तलिफ मकतब फिक्र के लोग वादी को इस सूरत हाल से निकाल कर अमन व अमान के हालात बहाल करने के इक़दाम चाहते हैं। तज्ज़ियाकारों का मानना है कि इन हालात पर काबू पाने के लिए कोई दरमियानी रास्ता अपनाने और कंट्रोल लाइन पर चौकसी बढ़ाने की ज़रूरत है। पेश एक रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर से दफा 370 को हटाए जाने की अगरचा हर सतह पर पजीराई हुई है, ताहम इसके बाद पैदा हुए हालात पर काबू पाने और मामूल के हालात बहाल करने के इक़दामात की सख्त जरूरत महसूस की जा रही है। दफा 370 को खत्म किए जाने की कई सतहों पर मुखालिफत भी हो रही है और इस इक़दाम को नुकसानदेह भी करार दिया जा रहा है। सियासी मुबस्सिरीन का मानना है कि इस तरह का कदम उठाकर मरकजी सरकार ने रियासत के लोगों की तरक्की और खुशहाली को यकीनी बनाने की राह खोल दी है। इनका कहना है कि जो लोग इस इक़दाम की मुखालिफत कर रहे हैं वो बगैर सोचे समझे ऐसा कर रहे हैं। इनका कहना है कि दफा 370 के मनसूख होने से रियासत की तकदीर बदल जाएगी। क्योंकि जब आप मैं कहूँगा एक दीवार जो थी हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर के अंदर जो आपने हटा दी है और इसको एज बाकी स्टेट्स की तरह आपने बना लिया है, तो हमारा जो एक नज़रिया है वो बढ़ना चाहिए। हमारे बच्चों जिनको नौकरियां नहीं मिलती थी, जो डरते थे बाहर जाने के लिए, अब एटलीस्ट वो तो डर खत्म हो जाएगा ना। क्योंकि घाटी के अंदर जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट था वो इसी हिसाब से घुसा हुआ था कि वो सोचते थे पता नहीं बाहर क्या हो रहा है। अब वो भी चला जाएगा, लोग आएंगे, मिलेंगे, घाटी के लोग बाहर जाएंगे, वहाँ से आएंगे, तो टूरिस्ट नहीं, मैं दूसरे लोगों की बात कर रहा हूँ, वो तो ये जो सेंटिमेंट है सारा ये ऑटोमेटिकली डिसॉल्व होगा। दफा 370 को खत्म किए जाने के बाद जहां वादी में हालात कदरे खराब हुए हैं, तो वहीं बैरूनी सतह पर भी इस इक़दाम पर खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। सरकार को जहां अंदरूनी तौर पर हालात को मामूल पर लाने के इक़दामात उठाने की जरूरत है, तो वहीं बैरूनी तौर पर पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे का मुकाबला करने के लिए भी इक़दामात करने की अशद जरूरत है। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि हालात को मामूल पर लाने के लिए मकामी लोगों से बातचीत करने की जरूरत है।
ताकि इन्हें इस दफा के हटाए जाने के फवायद से रोशनास कराया जा सके। गवर्नमेंट के सामने प्रॉब्लम है कि उन्होंने बॉर्डर को इस तरीके से सील करना है कि कोई भी जो घुसपैठिया है वो अंदर ना आ सके। आई कॉल इट ए एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। अभी हम आएंगे इंटरनल कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के ऊपर, जो कि हमने अपने पॉपुलेशन को कैसे डील करना है। ये जो उसका रिलैक्सेशन की जो पीरियड है उसको बढ़ाते जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता मेरे अपने हिसाब से आने वाले 1-2 महीने के अंदर तकरीबन जो सिचुएशन है वो नॉर्मल हो जाएगी। अभी आप ये भी नहीं कह सकते कि टोटल बैकलैश नहीं होगा। अब हमें एज ए मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट आई मस्ट से देयर विल बी सम बैकलैश बिकॉज देयर इन एनी सोसाइटी देयर सम बैड एलिमेंट्स। वो इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करना चाहेंगे। उसके लिए मेरे को ये यकीन है कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं। आस्ते आस्ते ही चलेगा ये सिलसिला। ये तो होगा नहीं कि आप इमीडिएटली कहें अच्छा जी अब आप बुला लीजिए लोगों को, आइए जी हमारे साथ बात जो होना है वो कर दिया गवर्नमेंट ने, अब लोगों के ऊपर डिपेंड है। हाँ, जो लोग खुश हैं वो आस्ते आस्ते आप देखेंगे गवर्नमेंट अपने आप उनको कहेगी कि भाई आइए आगे आप चलिए, वो आगे जो भी जिस हिसाब से प्रोसेस करना होगा, क्योंकि इसमें अभी डिलिमिटेशन वगैरह बाकी चीज़ें हैं सारी पड़ी हुई, अभी काफ़ी काम करना है, तो वो तो आस्ते आस्ते होगा ना। इमीडिएट तो आप कहें कि जी अभी इमीडिएट 5-10 दिन में कुछ शुरू हो जाएगा, वो तो मेरे को लगता नहीं कि गवर्नमेंट करेगी। यही करेगी कि आपको ढील देती रहेगी आस्ते आस्ते। लेट द पीपल कम आउट, लेट देम कम एंड टॉक। वो कहते हैं नुक्कड़ मीटिंग अपनी करें, जरा इकट्ठे हो जाएं, उसके बाद में आस्ते आस्ते जो है इवन ये जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके भी लीडर्स को छोड़ेंगे और कहेंगे आओ। हाँ, पर एक चीज़ पे बहुत सख्त नज़र होगी गवर्नमेंट की कि अगर कोई बयानात कोई ऐसा लीडर जो देता है तो उसको वो इमीडिएटली फिर वो अरेस्ट कर लेंगे, क्योंकि ये अब जो है कश्मीर को पूरा ये मिलिटेंसी और ये एंटी इंडिया सेंटिमेंट जो है ना उसके अंदर इतने सालों से पाला हुआ, इसको पूरा रिमूव करना है। रियासत के मौजूदा हालात के पेश नजर सरकार और अवाम दोनों को बाहमी इश्तराक के जरिए हालात को मामूल पर लाने की कोशिश करने की जरूरत है। मौजूदा गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से अवाम को काफी मुश्किलात का सामना करने के साथ साथ माली तौर पर भी दुश्वारियों का सामना है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए समीर भट्ट की रिपोर्ट। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी राम माधव ने दफा 370 35A को हटाने और रियासत को 2 हिस्सों में की गई तकसीम के फैसले का दिफा करते हुए कहा कि इससे यहाँ के लोगों की जिंदगियां बेहतर हो जाएंगी। उन्होंने जम्मू कश्मीर में असेंबली सीटों की बहुत जल्द हदबंदी किए जाने का भी इशारा किया। राम माधव ने जम्मू में 2 अलहदा तकरीबात के दौरान इन ख्यालात का इजहार किया। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी राम माधव लद्दाख का दौरा मुकम्मल करने के बाद जुमे की सुबह जम्मू पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले साबिक वज़ीर-ए-आज़म आजहानी अटल बिहारी वाजपेयी की पहली बरसी के मौके पर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। तकरीब से खिताब करते हुए राम माधव ने वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दाखिला और मरकजी हुकूमत को दफा 370 हटाने पर मुबारकबाद पेश की। उन्होंने दफा 370 को हटाने का सेहरा जम्मू कश्मीर के लोगों और खास तौर से बीजेपी वर्करों के सिर बांधा। बीजेपी कौमी जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि इससे यहाँ के लोगों और खास तौर से मगरबी पाकिस्तानी रिफ्यूजीज को काफी फायदा हासिल होगा। पर हमारा लक्ष्य है इस राज्य के अंदर डेवलपमेंट, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट और ह्यूमन डिग्निटी। ये 3 चीजों में एक बड़ा परिवर्तन जो लोग अपने जीवन में अनुभव कर सके, ऐसा परिवर्तन लाना है। इस उद्देश्य से 370 को हमने हटाया था, जिसके बारे में हम बोलते थे, सोचते थे, लिखते थे, प्रस्ताव पारित करते थे, आप लोग संघर्ष करते थे। तो ऐसे आपके सामने खड़ा होकर आज आप सबका अभिनंदन, आप सबको अभिवादन करने का अवसर मिला, इसके लिए मैं अपने आप को बहुत धन्य मानता हूँ। इस मौके पर राम माधव ने ये यकीन भी दिलाया कि जम्मू कश्मीर को बहुत जल्द रियासत का दर्जा दोबारा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और दीगर जमातों को दफा 370 को हटाए जाने के बारे में कुछ कहने का हक नहीं है। राम माधव ने कहा कि इस मुतनाज़े आर्टिकल को आईन हिंद में शामिल करने के वक्त रियासत की आवाम को एतमाद में नहीं लिया गया था। उन्होंने जम्मू कश्मीर में असेंबली सीटों की हदबंदी की भी बात कही। एक रेशनलाइज करके इस राज्य के अंदर डिलिमिटेशन का एक्सरसाइज चलाना पड़ेगा।
बिल के अंदर बताया गया कि इस राज्य में 114 सीट रहेंगे। 114 सीट का मतलब है उसमें से 24 सीट 24 सीट्स पीओ के सीट्स है, वो खाली रहेंगे जैसा पहले भी खाली रहते थे। बाकी जो सीट्स है ये रेसिडुअल जम्मू कश्मीर के असेंबली के सीट्स होंगे। उसका मतलब बिल के चलते 90 सीट होंगे असेंबली में। आज 83 है लद्दाख के 4 सीट हटाने पर। तो कुल मिलाकर एक डिलिमिटेशन का एक्सरसाइज जल्दी ही शुरू होगा। बाद में गुज्जर और बकरवाल कन्वेंशन से खिताब करते हुए राम माधव ने कहा कि इस तबके को अब सियासी रिजर्वेशन फराहम करवाया जाएगा, साथ ही इनके दीगर मसाइल भी जल्द हल होंगे। राम माधव ने दावा किया कि आर्टिकल 370 को हटाने से यहाँ के मुसलमानों को भी इसी तरह के फवायद हासिल हो जाएंगे। बहुत संघर्ष करने के बाद शेड्यूल्ड कास्ट लोगों के लिए एमएलए सीट रिजर्व हुए थे, पर जो शेड्यूल्ड ट्राइब लोग हैं, गुजर बकरवाल है, अभी तक आपको सीट रिजर्वेशन नहीं हुआ था। अब मोदी जी ने तय किया है जो नया राज्य बनने वाला है, नया यूटी बनने वाला है, उसका जो असेंबली होगा उसमें एसटीज के लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन होगी। आपके लिए एमएलए सीट रिजर्व किए जाएंगे। यानी गुजर बकरवाल जैसे यहाँ के राज्य के ट्राइबल जो है वही उन सीटों पे लड़ पाएंगे। अपने जम्मू कश्मीर के 2 दिन के दौरे के दौरान बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी राम माधव ने जम्मू कश्मीर के लोगों को ये समझाने की कोशिश की कि दफ़ा 370 के हटने और 35A के हटने के बाद उनकी ज़िंदगी में एक नुमाया तब्दीली देखने को मिलेगी, उनकी ज़िंदगी में एक नुमाया बेहतरी देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी बात इस दौरे के दौरान हमने ये देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का सबसे बड़ा कंसर्न कश्मीर है। वो बराबर अब इस कोशिश में लगे हैं कि कश्मीर के जितने भी जो लोग इस दायरा के हटने के बाद वहाँ पे अपसेट हैं, डिसअपॉइंटेड है, उन तक पहुँचा जाए और उनको समझाने की भी कोशिश की जाए। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। गुज्जर और बकरवाल तबके से वाबस्ता लोगों ने दफा 370 को हटाने के हुकूमत के फैसले का खैर मकदम किया। उनका कहना था कि सियासी लीडरान ने हमेशा उनका इस्तेहसाल किया है और अब उन्हें उम्मीद है कि इस तबके को रोजगार के अलावा सियासत में भी हिस्सेदारी मिलेगी। हमारे जम्मू के रिपोर्टर समीर भट्ट ने कुछ गुज्जर बकरवाल अफराद से बातचीत की है। अब आपने सबके जज्बात एहसास को देख लिया और बड़ी बात है कि 1990 में हमें एससी स्टेटस मिला था और पॉलिटिकल रिजर्वेशन इमीडिएटली उसके साथ होनी चाहिए थी, जो आज तक नहीं है। रीजन बीइंग जो भी लीडरशिप हमारी कश्मीर की थी, दे वर नॉट इंटरेस्टेड कि इनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिले। और पॉलिटिकल रिजर्वेशन हमारे जब 10-12 एमएलए बन जाते हैं तो कितनी बड़ी अचीवमेंट्स है। मैं तो हर उस कदम की यानी आसान तरीके से तारीफ ही करता हूँ और हमारे लिए वेलकम स्टेप है कि जिसमें हमारे लोगों का फ़ायदा हो। फॉरेस्ट एक्ट जो बन गया है, जिसके आए दिनों बड़े परेशान लोग रहते थे, वो भी हो गया है। आज राम माधव जी ने ये भी कहा कि इनके लिए हम सेटलमेंट के लिए स्पेशल स्कीमें बनाएंगी। हमें और क्या चाहिए इससे? इन लोगों की हालत हमने देख ली है, इनकी जज्बात भी सुन लिए हैं, क्या है क्या नहीं है। तो ये उम्मीद रखते हैं नरेंद्र भाई मोदी जी से कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। मैं बहुत उम्मीद करता हूं कि बीजेपी सरकार के बीच हमारा कायम दे कायम खाता चढ़ेगा, कायम दे कायम खाता चढ़ेगा। जो लोग अपोजिशन करते हैं उस चीज का, जो कहते हैं कि ये गलत हुआ, उनको क्या कहेंगे? क्या गलत करने वाले होंगे कि जो खाने वाले से चोर, जो चोर खाने वाले थे वो बोलते होंगे गलत हो गया, हमारे वास्ते गलत नहीं हुआ। हमारा तो मसला है हिंदुस्तान के बीच पैर लगा है, हिंदुस्तान के बीच पहला नंबर गुजर बकरवाल का बोल रहा है। हमने बहुत कुछ देखा, हमें कुछ नहीं मिला जनाब। हमारे बोर्ड भी काट रहे, राशन कार्ड भी हमारे नहीं, हमारे वो कुछ नहीं बना। कुलियों में रहे जो जगह मॉल लेकर वहाँ में से निकाल रहे हमको, ऐसी चीज हमारा कुछ नहीं किया। हम बहुत परेशान है। इसका फायदा पॉलिटिकल लोगों का था पहले, लेकिन अब जाके ये हटने के साथ इसको फायदा गरीब लोगों को होगा, नौजवान को होगा, युवा वर्ग को इसका बेनिफिट होने वाला है। बहुत अच्छा। क्या चाहते हैं कि नौकरी हो, इंडस्ट्री हो यहाँ पे? बिल्कुल होना चाहिए, सबको नौकरी होनी चाहिए, इंडस्ट्री होनी चाहिए, हर सेक्टर में बढ़ावा मिलना चाहिए, हक मिलना चाहिए हम लोगों को। इसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है मोदी गवर्नमेंट का कि पहली बार देश के साथ हमारा विलय हुआ है। हम इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नहीं कि गुजर बकरवाल ट्राइबल्स में, बल्कि जो यंग लोग हैं वो भी चाहते हैं कि इनकी जो एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन हो, इंडस्ट्री यहाँ पे खुले और ताकि इनकी ज़िंदगी जो है सुधर जाए। कैमरामैन नारायण के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक और वजीर बराए ट्राइबल अफेयर्स अर्जुना मुंडा कल यानी 17 अगस्त को नौरोज़ा नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल आदि महोत्सव का इफ्तिताह करेंगे। पोलो ग्राउंड लेह में इस फेस्टिवल का आगाज हो रहा है। इसमें 20 रियासतों से वाबस्ता 120 ट्राइबल फनकार शिरकत करेंगे।
और पेश है हमारी खास पेशकश डुकर खबरां।